नमस्कार, जय जोहार, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल नवा रायपुर पे। आज हम कवर करने वाले हैं पंचायती राज सीरीज का भाग 4, जिसमें हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 3, जो कि है आपका पंचायतों की स्थापना से संबंधित। इससे पहले जो भाग 1, 2 और 3 हुए हैं, जिसमें 1 और 2 राष्ट्रीय पंचायत से संबंधित है, और जो भाग 3 था वहाँ से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की शुरुआत हुई थी। तो इस वीडियोस को देखने से पहले मेरी आपसे अनुरोध है कि भाग 3 को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अध्याय 1 और अध्याय 2 को कवर किया था। तो अब हम कवर करने वाले हैं अध्याय 3, जो कि है छत्तीसगढ़ में पंचायतों की स्थापना से संबंधित। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरी आपसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि जो वीडियो या कंटेंट है आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करें या फिर किसी नए कंटेंट के बारे में आगे वीडियो बनाएं। तो मेरी आपसे अनुरोध है, तो एक लाइक आप ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आएगा तो, ठीक। और इस चैनल के रेगुलर अपडेट पाने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल है नवा रायपुर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नवा रायपुर एकेडमी करके आपका टेलीग्राम का एक ग्रुप है, उस पे आपको रेगुलर छत्तीसगढ़ और नेशनल के करंट के रेगुलर अपडेट मिलने वाले हैं। साथ ही उसमें इन करंट के एमसीक्यूज़ भी मिलने वाले हैं। तो आप इधर उधर भटकने से अच्छा आप वहाँ रेगुलर डेली बेसिस पे एमसीक्यू करंट के कवर कर सकते हैं। इस ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अध्याय 3, पंचायतों की स्थापना। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का अध्याय 3 संबंधित है पंचायतों की स्थापना से लेके, जिसमें धारा 8 से लेके 41 तक प्रावधान किए गए हैं। इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें हमने धाराओं को धारा 1, 2, 3 सीरीज वाइज कवर किया था। चूँकि यहाँ पर आप लगभग 33 धाराएं देखने के लिए मिलेगी, तो यहाँ से हम जो पंचायतों की स्थापना को कवर करेंगे वो कंपैरेटिव या तुलनात्मक रूप से उसको अध्ययन करने वाले हैं। है आज का, इसमें हम धारा 36 तक कवर करेंगे, 8 से लेके 36 तक, ठीक, 8 से लेके 36 तक। और जो 36 का भाग के बाद का जो धाराएं हैं वह पदाधिकारियों के अपदस्थ करने से संबंधित है, कि कैसे उनको अपदस्थ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्या प्रोसीजर होगा, अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉल, ये सारी जो प्रावधान है धारा 36 के बाद बताए गए, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। करते हैं आगे, ठीक। तो आज हम कवर करने वाले हैं धारा 8 से लेके 36 तक। तो सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कि जो संरचना क्या होती है ग्राम पंचायत स्तर पे, जनपद पंचायत स्तर पे और जिला पंचायत स्तर पे। तो जो ग्राम पंचायत स्तर पे आपका अध्यक्ष जो होता है वो होता है आपका सरपंच, ठीक, जिसे हम कहते हैं सरपंच। उपाध्यक्ष को हम कहते हैं उपसरपंच, और जो सदस्य होते हैं वह हैं आपके पंच, ठीक। जनपद पंचायत स्तर पे जो अध्यक्ष है उसे हम कहेंगे जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को कहेंगे जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, और जो सदस्य हैं उन्हें हम कहेंगे जनपद पंचायत सदस्य या बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक, इनसे मिलकर बनता है। वैसे ही जिला पंचायत स्तर में आप देखेंगे जो अध्यक्ष है उसे हम कहेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष, जो उपाध्यक्ष है उन्हें हम कहेंगे जिला पंचायत उपाध्यक्ष, और जो सदस्य हैं उन्हें हम कहेंगे जिला पंचायत सदस्य या डीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब जो निर्वाचित पदाधिकारी कौन कौन होंगे, ये तो हो गया, हमने देखा कि कौन अध्यक्ष है, कौन सदस्य है और कौन उपाध्यक्ष है। अब आते हैं कि निर्वाचित पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, ठीक। अब ये जो निर्वाचित होते हैं या तो वो प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे, ठीक। तो जो ग्राम पंचायत स्तर पे
जो पंच और सरपंच होते हैं यह प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जो उप सरपंच होंगे वह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। वैसे ही जनपद पंचायत स्तर पे जो जनपद पंचायत के जो सदस्य हैं केवल वही प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ठीक। और आपका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जिला स्तर की बात करें तो जिला स्तर पे जिला पंचायत सदस्य जो होंगे वह प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे और आपका अध्यक्ष उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि जब भी पंचायत से संबंधित चुनाव होगा तो आपको 4 लोगों को वोट करना पड़ेगा। वो 4 लोग कौन कौन होंगे? आपका एक तो पंच के लिए वोट करेंगे ग्राम स्तर पे, सरपंच के लिए वोट करेंगे, जनपद पंचायत स्तर पे आप जनपद पंचायत सदस्य के लिए वोट करेंगे, साथ ही जिला पंचायत स्तर पे जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट करेंगे। ठीक। तो आपको 4 अलग अलग लोगों को वोट करना होता है। ठीक। इसी को एक और तरीके से कहा जाता है कि निम्न पंचायत पदाधिकारियों में से कौन एक पदी या बोलना चाहिए एक पद धारण करता है या कौन है जो 2 पद धारण करता है। तो जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है वह एक पद धारण करता है क्योंकि इसे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जो पंच है वह पंच ही रहेगा, जो सरपंच है वह सरपंच सीधे बन जाता है। ठीक। लेकिन जो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वो 2 पद धारण करता है, दोहरा पद धारण करता है। ठीक। जैसे कि उप सरपंच जो होता है पहले पंच होता है तो वह पंच भी होगा और आपका उप सरपंच भी होगा। ठीक। वैसे ही जनपद पंचायत के जो सदस्य होंगे अपने बीच में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो जो अध्यक्ष होगा पहले वह जनपद पंचायत का सदस्य भी होगा और वह अध्यक्ष भी होगा। ठीक। इसलिए यह दोहरा पद भी धारण करते हैं। तो कभी क्वेश्चन ऐसा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि कौन एक पद धारण करता है, कौन दोहरा पद धारण करता है। ठीक। या किसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, किसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आते हैं हम तो आप देखते हैं कि वार्ड या क्षेत्र का निर्धारण आखिर कौन करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वार्ड जो होता है ग्राम पंचायत स्तर पे होता है और जो जनपद और जिला पंचायत स्तर है उसमें जो क्षेत्र आएंगे या एरिया होगा उसे हम कहेंगे क्षेत्र। ठीक। तो वार्ड जो डिनोट किया जाता है ग्राम पंचायत स्तर पे ही किया जाता है। जो ग्राम पंचायत स्तर है इसके गठन संबंधी प्रावधान शुरू होते हैं आपका धारा 13 से, जबकि जनपद पंचायत की शुरुआत होती है धारा 22 से, अभी हमने देखा था, और जो जिला पंचायत की शुरुआत होती है धारा 29 से। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ग्राम सभा स्तर पे ग्राम की अधिसूचना जारी करने संबंधी जो प्रावधान है वह किसके पास है? राज्यपाल के पास है। उसी तरह ग्राम पंचायत स्तर पे भी ग्राम पंचायत की सीमा संबंधी जो अधिकार हैं किसके पास है? आपका राज्यपाल के पास। अर्थात कोई राज्यपाल किसी ग्राम को या कितने गांव से मिलकर एक ग्राम पंचायत बनेगा ये सारे अधिकार किसके पास हैं? तो आपका ग्राम पंचायत स्तर पे राज्यपाल के पास। वैसे ही जो जिला पंचायत की क्या सीमाएं होंगी, किनसे मिलके एक जिला पंचायत बनाया जाएगा, उसकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधी जो अधिकार है, चाहे वह अपवर्जन हो, किसी दूसरे जिले की सीमा का अपने अधिग्रहण करना हो, ये सारे अधिकार किसके पास हैं? तो राज्यपाल के पास है। और उन जिला पंचायत के अंतर्गत कितने जनपद पंचायत होंगे और उनकी सीमाएं क्या होंगी, इन सब का भी निर्धारण कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। ठीक। तो अधिसूचना और वार्ड के क्षेत्र संबंधी जितने भी अधिकार हैं ये किसके पास है? राज्यपाल के पास है।
लेकिन आगे देखते हैं कि जो वार्ड या क्षेत्र की संख्या का जो निर्धारण है, यह कौन करता है। तो जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो ग्राम पंचायत की अब सीमा बन गई, उस सीमाओं के अंतर्गत कितने वार्ड बनेंगे, यह निर्धारण करता है आपका कलेक्टर। ठीक, आगे हम देखेंगे। वैसे ही जनपद पंचायत स्तर पे कितने क्षेत्र बनेंगे और उन क्षेत्रों की जनसंख्या क्या होगी, या कितने लोगों से मिलके एक क्षेत्र बनेगा जनपद पंचायत के अंतर्गत, यह सारा निर्धारण करते हैं जनपद पंचायत स्तर पे राज्य सरकार। वैसे ही जिला पंचायत स्तर पे कितने क्षेत्रों की संख्या संबंधी जो अधिकार है, यह है राज्य सरकार के पास। कैसे, हम देखते हैं। जैसे कि वार्डों की जो संख्या है ग्राम पंचायत स्तर पे 10 से अधिकतम 20 तक हो सकती है, अर्थात न्यूनतम 10 तो होना ही चाहिए और 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कोई एक ग्राम पंचायत है, इसमें अगर 1000 की जनसंख्या है तो न्यूनतम आपको 10 वार्ड बनाने ही पड़ेंगे, और अगर 1000 से अधिक की जनसंख्या है तो भी मैक्सिमम आप कितना, आप 20 वार्ड ही बना सकते हैं। ठीक, और ऐसी रीति की जाती है कि जितने वार्ड बनेंगे उसमें जो जनसंख्या है वह समान रूप से आए। ऐसा नहीं कि किसी वार्ड में जनसंख्या कम है, जैसे कि बहुल आबादी वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पे जो वार्डों की संख्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो थोड़े से दुर्गम या दूर वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ आबादी चूँकि कम होती है तो वहाँ जो वार्ड होंगे वो बड़े बड़े होंगे या दूर दूर होंगे। ठीक, तो जो ये वार्ड होंगे यह न्यूनतम, अगर 1000 की जनसंख्या है तो न्यूनतम 10 वार्ड बनेंगे, और 1000 से अधिक की जनसंख्या होने में अधिकतम 20 वार्ड। वैसे ही जो जनपद पंचायत का जो स्तर है उनमें जो क्षेत्रों की संख्या है न्यूनतम 10 होनी चाहिए, और अधिकतम 25 क्षेत्र बनाए जा सकते हैं एक जनपद पंचायत के क्षेत्र में। और जो आधार है कि न्यूनतम 50,000 की आबादी में 10 क्षेत्र बनाए जाए। ठीक, अगर किसी जनपद पंचायत की जनसंख्या 50,000 है तो न्यूनतम आपको 10 क्षेत्र बनाने ही पड़ेंगे। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो एक क्षेत्र है लगभग 5,000 की जनसंख्या पे बन रहा है ना। तो और जो अधिकतम है आपका 5,000 से अधिक है तो अधिकतम कितने तक हो सकता है, तो अधिकतम 25 क्षेत्र तक हो सकता है, अर्थात जो क्षेत्र है वह 10 से लेके 25 तक ही बनेंगे। ठीक, न्यूनतम 10 क्षेत्र बनेंगे और अधिकतम 25 क्षेत्र। वैसे ही जिला पंचायत स्तर पे जो न्यूनतम क्षेत्र बनेंगे वो है आपका 10, और अधिकतम क्षेत्र बनाए जाएंगे आपका 35। और जो अब जनसंख्या का आधार होगा वो 5 लाख की आबादी पे न्यूनतम 10 क्षेत्र बनाए जाएंगे, और 5 लाख से अगर अधिक जनसंख्या है तो अधिकतम 35 क्षेत्र बनाए जा सकते हैं। और ऐसी रीति अपनाई जाती है कि जो जनसंख्या है वह सभी क्षेत्रों में समान रखी जाए। इन क्षेत्रों या वार्डों की संख्या का तात्पर्य ये है कि जो 10 से 20 वार्ड बनाए जाएंगे ग्राम पंचायत स्तर पे, सपोज कि 20 वार्ड बने तो उन 20 वार्डों में 20 पंच खड़े होंगे। ठीक, सरपंच का चुनाव चूंकि प्रत्यक्ष होता है तो वह अलग होगा। इन जो वार्डों में 20 पंच आपके निर्वाचन के लिए खड़े होंगे। ठीक, वैसे ही अगर सपोज यहाँ 25 क्षेत्र बनाए गए हैं तो 25 आपके जनपद पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ेंगे, अर्थात जो ये जो क्षेत्र बनते हैं इन्हीं में ही चुनाव किया जाता है। ठीक, वैसे ही जिला पंचायत स्तर में 10 से लेकर 35 तक आपके जो निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य खड़े होंगे। ठीक, तो ये जो संख्या है इन्हीं के आधार पे ही डिसाइड किया जाता है कि कितने लोग वहाँ से निर्वाचन क्षेत्र बने हैं और उनमें कितने लोग खड़े होंगे। ठीक, तो इन्हें हम कहेंगे निर्वाचित पदाधिकारी। इसी को आगे देखते हैं जनपद पंचायत और जिला पंचायत के रूप में। तो आप देखेंगे कि जनपद पंचायत सदस्य हैं उसमें आपने देखा कि 10 से 25 निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं,
जो प्रत्यक्ष रूप से चुन के जनपद पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। वैसे ही जिला पंचायत स्तर पे 10 से लेकर 35 तक निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य होंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ व्यक्ति पदेन रूप से जनपद पंचायत के सदस्य भी कहलाते हैं। वह व्यक्ति कौन होंगे, इनके बारे में हम देखते हैं। तो जो जनपद पंचायत स्तर पे जो वहाँ के विधानसभा सदस्य होंगे, जो जनपद पंचायत होगा वह किसी विधानसभा, है ना, के क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा। तो वहाँ से जो विधानसभा के जो सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य, वह उस जनपद पंचायत के पदेन सदस्य कहलाएंगे। ठीक। वैसे ही जिला पंचायत का कोई क्षेत्र होगा, उसके अंतर्गत कोई विधानसभा के अंतर्गत आता होगा, विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा, तो उस विधानसभा से निर्वाचित व्यक्ति उस जिला पंचायत के पदेन सदस्य कहलाएंगे। वैसे ही जिला स्तर पे जो लोकसभा का भी क्षेत्र होगा, कि जो जिला पंचायत है किसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ, है ना, लोकसभा के आपके 11 मेंबर्स हैं, तो बहुत बड़ा एरिया होता है, तो वह उसके अंतर्गत बहुत सारे जिला पंचायत के क्षेत्र आएंगे। तो वह जिन जिन जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत उनका क्षेत्र आएगा, वह वहाँ के जिला पंचायत के पदेन सदस्य कहलाएंगे। वैसे ही जो राज्यसभा के सदस्य का क्षेत्र होगा, वो भी पदेन रूप से जिला पंचायत के सदस्य होंगे। साथ ही आपका जनपद पंचायत जो अध्यक्ष होंगे, ठीक, इन निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन किया जाएगा। ठीक। तो ऐसे जितने भी जिला पंचायत के अंतर्गत जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे, वह सारे पदेन रूप से जिला पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। ठीक। साथ ही जो 1/5 सरपंच है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो विधानसभा सदस्य होते हैं, उनका जो क्षेत्र है, कैसे वो पदेन रूप से जनपद पंचायत के सदस्य कहलाते हैं। तो जो राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से पूर्णतः या अंशतः खंड या जिला के अंतर्गत आता हो, मतलब ये जो विधानसभा के सदस्य हैं, इनका निर्वाचन जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से जनपद पंचायत के अंतर्गत आता हो या अंशतः आता हो, कुछ भाग ही आता हो, वह इनके क्या कहलाएंगे, पदेन सदस्य कहलाएंगे। लेकिन जो राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य है, उनका निर्वाचन जो क्षेत्र है पूर्णतः नगरी में पड़ेगा, तो वह जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। अर्थात ये जो चुन के आ रहे हैं पदेन सदस्य हैं विधानसभा के, इनका निर्वाचन क्षेत्र नगरीय क्षेत्रों में नहीं पड़ना चाहिए। बस अगर वह ग्रामीण क्षेत्रों में है उनका निर्वाचन क्षेत्र, तो वह वहाँ आने वाली जितने भी जनपद पंचायत होंगे, उनके क्या कहलाएंगे, पदेन सदस्य कहलाएंगे। वैसे ही जो लोकसभा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं पूर्णतः या अंशतः, वह उस जिला के पंचायत के पदेन सदस्य कहलाएंगे। साथ ही जो राज्यसभा है, छत्तीसगढ़ राज्य से निर्वाचित राज्यसभा के समस्त ऐसे सदस्य जिनका नाम उस जिले की ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आया है, तो वह क्या होंगे, जिला पंचायत स्तर के पदेन सदस्य कहलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा के लिए आप किसी भी राज्य से, है ना, निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते अगर आपको वहाँ के जिला पंचायत के सदस्य पदेन रूप से बनना है, तो आपका नाम उस जिले की ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में आना जरूरी है। ठीक, यह प्रावधान है राज्यसभा सदस्यों के लिए। और फिर आपका जनपद पंचायत अध्यक्ष, तो उस जिले की जनपद पंचायत के जितने भी समस्त अध्यक्ष होंगे, परंतु जनपद पंचायत जो इस खंड के अधीन समितियों के सदस्य नहीं होंगे। अर्थात
जितने भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे वह पदेन रूप से जिले पंचायत के सदस्य होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो अध्यक्ष थे यह इनके सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यह कह रहा है कि जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं इन जिला पंचायत की जो समितियां बनेंगी उनके सदस्य नहीं हो सकते, वह एक सिर्फ पदेन सदस्य हो सकते हैं। लेकिन वह जिला पंचायत स्तर की जो समितियां होंगी उसके सदस्य नहीं बन सकते। वह कौन बनेगा? वह निर्वाचित व्यक्ति ही बनते हैं। ठीक। अब आते हैं 1/5 सरपंच। तो जो 1/5 सरपंच है कि जितने भी सरपंच होंगे किसी जनपद पंचायत के क्षेत्र में, ठीक, जनपद पंचायत के अंतर्गत बहुत सारे ग्राम पंचायत होंगे, तो उन ग्राम पंचायतों के सरपंच होंगे, तो उनके 1/5 1/5 इसलिए किया जाता है क्योंकि जो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। तो जितने भी सरपंच हैं 1/5 मतलब 1/5, 2/5, फिर 3/5, 4/5 ऐसा करके 5 सालों में सारे सरपंच किसके पदेन सदस्य बन जाएंगे? जनपद पंचायत के पदेन सदस्य बन जाएंगे। ठीक, इसी के लिए 1/5 कहा गया है। तो जो 1/5 जनपद पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र के सरपंच हैं जिन्हें हम पंचमांश कहते हैं, चक्रानुक्रम में, है ना, साइक्लिक ऑर्डर में 1 वर्ष के लिए, क्योंकि 1/5 है ना, और जितने भी होंगे उसका 1/5, तो वो 1 साल के लिए बनेंगे, फिर दूसरे साल के लिए फिर दूसरे 1/5 सदस्य। कालावधि के लिए जैसा कि विहित प्राधिकारी द्वारा कैसे चुनाव किया जाएगा उनका? तो लॉट निकाला जाएगा। किसके द्वारा? विहित प्राधिकारी के द्वारा। और उनका कार्यकाल कितना होगा? 1 साल के लिए वह जनपद पंचायत के क्या बनेंगे? पदेन सदस्य बनेंगे। कौन? सरपंच। ठीक। तो यहाँ पे जो सरपंच है, जितने भी इस जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले जितने भी, सपोज कि 20 सरपंच हैं, तो 1/5 होता है उनका 4, है ना। तो 4 जो सरपंच है इस साल जनपद पंचायत के पदेन सदस्य बनेंगे। फिर अगले 4 अगले साल, ऐसा कर करके 1-1 साल के लिए वो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य बनेंगे। ठीक। तो ये था आपका जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पे निर्वाचित और पदेन पदाधिकारी। ठीक, आगे चलते हैं। परंतु कोई भी जो सरपंच है इस खंड के अधीन 1 वर्ष की अवधि के लिए सदस्य ही रहेगा, ऐसा। ठीक, लॉट निकाल के वाला। कोई भी सरपंच जो इस खंड के अधीन सदस्य है धारा 47 के अधीन समितियों का सदस्य नहीं होगा। फिर से वही कह रहा है कि जो भी पदेन रूप से जो निर्वाचित सदस्य बनेंगे, पदेन रूप से जो सदस्य कहलाएंगे, वह किसी भी जनपद पंचायत स्तर पे किसी भी समितियों के सदस्य नहीं बन सकते। ठीक, वह अपने स्तर पे समितियों के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन जब वो पदेन रूप से अपने से ऊपर वाले स्तर के सदस्य बनते हैं तो वहाँ की समितियों के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सम्मेलन। जो तीनों स्तर पे सम्मेलन है, 3 टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक है आपका प्रथम सम्मेलन, जब चुनाव के बाद निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचित हो जाते हैं उसके बाद जो पहला सम्मेलन बुलाया जाएगा उसे हम कहेंगे प्रथम सम्मेलन। जो उनकी दैनिक कार्यवाही जिसमें की जाएगी वो है आपका सामान्य सम्मेलन। विशेष सम्मेलन उसको कहा जाएगा जब आवश्यकता पड़े या विशेष कारणों से बुलाया जाता है, उसे हम कहेंगे विशेष सम्मेलन। ठीक। तो जो प्रथम सम्मेलन है वह 7 दिन पूर्व सूचना पे बुलाया जाता है। तो मतलब जब प्रथम सम्मेलन सपोज 7 तारीख को करना है तो आपको कम से कम 1 तारीख तक आपको इसकी सूचना देनी अनिवार्य है। ठीक, और यह 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य, अर्थात चुनाव के अगर निर्वाचन का प्रकाशन हो गया कि भाई इस दिन, जो निर्वाचन के प्रकाशन से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। जब इलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं उनके नाम का प्रकाशन कर दिया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा,
तो उस दिन से 30 दिनों के भीतर इस सम्मेलन को करना अनिवार्य है, और यह जब भी किया जाएगा उसके 7 दिन पहले बताना अनिवार्य है। ठीक। वैसे ही जो सामान्य सम्मेलन है यह कब किया जाता है, तो यह हर माह किया जाता है, और इसकी भी पूर्व सूचना, है ना, 7 दिन पहले देना अनिवार्य है। ठीक। और जो विशेष सम्मेलन है यह जब भी इसकी सूचना दी जाएगी, एक तो 3 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, और जब भी इसकी सूचना दी जाएगी तो इसको 7 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। न्यूनतम आपको 3 दिन पहले बताना ही है, और जब भी बताया जाएगा कि भाई विशेष सम्मेलन की तारीख रखी गई है तो उस दिन से 7 दिन के भीतर यह करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक। अब हम एक एक को डिटेल में देखते हैं कि प्रथम सम्मेलन क्या होता है। अब आगे देखते हैं कि जो प्रथम सम्मेलन है वह निर्वाचन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य रहता है। ठीक। और जो जिस तिथि को किया जाएगा उस तिथि से 7 दिन पूर्व सूचना देना ये अनिवार्य है। ठीक। चूंकि अभी जो निर्वाचित पदाधिकारी अपने पद को धारण नहीं किए हैं, इसके लिए जो तीनों स्तर है उनमें जो कार्यपालक या प्रशासनिक प्रमुख बोला जाता है, ठीक, वह इस प्रथम सम्मेलन को आहूत करेंगे। तो जो ग्राम पंचायत स्तर पे जो प्रशासनिक प्रमुख बोलेंगे वह होते हैं आपके पंचायत सचिव। जनपद पंचायत स्तर पे जो प्रशासनिक प्रमुख होंगे मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ, जिन्हें हम जनपद पंचायत सीओ भी कहते हैं, वह प्रथम सम्मेलन को आहूत करेंगे, बुलाएंगे। ठीक। वैसे ही जिला पंचायत स्तर पे जो जिला पंचायत सीओ है या मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वह प्रथम सम्मेलन को बुलाएंगे। ठीक। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि जो सरपंच है प्रत्यक्ष रूप से चुना गया थे, तो वह तो, है ना, ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष पदाधिकारी है, पर चूंकि सरपंच के साथ हमने पंच को चुना था, तो इसी प्रथम सम्मेलन में पंचों के बीच में से एक उप सरपंच का चुनाव किया जाएगा। वह अपने बीच में से एक उप सरपंच को निर्वाचित करेंगे, ठीक, चुनेंगे। वैसे ही जनपद पंचायत स्तर पे जो जनपद पंचायत सदस्य हैं अपने बीच में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। ठीक। वैसे ही जिला पंचायत स्तर पे जिला पंचायत के सदस्य अपने बीच में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेंगे। ठीक। किस सम्मेलन में होता है ये सारा चीज प्रथम सम्मेलन में ही किया जाता है। ठीक। और इनको चुनने के बाद उन्हें शपथ दिलाया जाता है। ठीक। तो चूंकि इन्हें इस सम्मेलन से उनका शपथ ग्रहण चालू हो जाता है, तो इस उनके कार्यकाल बोलना चाहिए, उनकी अवधि प्रथम सम्मेलन से काउंट की जाती है। अर्थात जिस दिन वे प्रथम सम्मेलन में पहुंचेंगे, वहां उनका शपथ ग्रहण होगा, उस दिन से लेके वह अगले 5 साल तक ग्राम पंचायत, जनपद या जिला पंचायत स्तर पे अपने पद धारण किए रहेंगे। ठीक। तो उनका कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से 5 वर्षों के लिए होगा ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच और उप सरपंच का। जनपद पंचायत स्तर पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से 5 वर्षों के लिए। वैसे ही जिला पंचायत स्तर पे भी 5 वर्षों के लिए होगा। किस तारीख से काउंट किया जाएगा, तो वह प्रथम सम्मेलन की तारीख से काउंट किया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर यह पद खाली हो जाए, ठीक, अगर सपोज कि तीनों ही स्तर में यह पद किसी कारणवश खाली हो जाए, तो जो अगला व्यक्ति चुना जाएगा वह कितनी अवधि के लिए चुना जाएगा, तो वह व्यक्ति शेष अवधि के लिए चुना जाएगा। सपोज किसी सरपंच ने 2 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया, तो जो अगला सरपंच आएगा चुनकर वह कितने समय के लिए आएगा, तो वह शेष समय के लिए, ठीक, अर्थात वह 3 साल के लिए चुना जाएगा। और यह चुनाव की जो अवधि है यह उस पद के खाली होने के 6 माह के भीतर करनी अनिवार्य है।
अर्थात सपोज वह 2 साल में अपना कार्यकाल उसका समाप्त हो गया या अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो उस 2 साल से 6 माह के भीतर सरपंच का पुनः चुनाव कराना अनिवार्य है। लेकिन उस समय यह देखा जाएगा कि क्या उस पंचायत का कार्यकाल 6 माह ही तो नहीं बचा, अर्थात अगर सपोज किसी पंचायत ने 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, तो आप देखेंगे कि मात्र 6 महीने का ही समय बचा है। उस स्थिति में उसका जो चुनाव है ना किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यह वो पद जो है खाली रह जाएगा और फिर जब अगली बार एक साथ फिर पंचायत के चुनाव होंगे तो उसमें यह पद को भरा जाएगा। ठीक। अगर शेष अवधि 6 माह से अधिक है तभी उस पद पर उपचुनाव कराए जाते हैं। ठीक। अन्यथा अगर जो शेष समय है 6 माह से कम होगा तो उस पे उपचुनाव नहीं कराए जाते। अब आगे देखते हैं कि अभी हमने देखा कि जो सरपंच है वो तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे। अगर सरपंच सामान्य वर्ग से है तो जो उप सरपंच जब चुना जाएगा वह हमेशा आरक्षित वर्ग से चुना जाना चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग है वह SC ST या OBC। ठीक। वैसे ही अगर जनपद पंचायत स्तर पे अध्यक्ष अगर सामान्य वर्ग से है तो जो उपाध्यक्ष है वह हमेशा आरक्षित वर्ग से चुना जाएगा। यह नियम जिला स्तर पे भी लागू होता है। ठीक। अगर अध्यक्ष सामान्य वर्ग से है तो एक जो उपाध्यक्ष है वह आरक्षित वर्ग से होना ही चाहिए। ठीक। ये आप देख सकते हैं कि यदि सरपंच सामान्य वर्ग से है तो उप सरपंच हमेशा SC ST या OBC वर्ग से होगा। ठीक। इसी प्रथम सरपंच में जो पूर्व सरपंच होंगे, ठीक, उनके द्वारा नए सरपंच को कार्यभार दिया जाएगा। अगर पूर्व सरपंच नए सरपंच को कार्यभार देने में असमर्थ होता है या दोषी पाया जाएगा तो उसे 6 साल तक चुनाव लड़ने से वर्जित किया जा सकता है। मतलब उसे 6 साल तक चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा अगर वह ऐसा दोषी पाते हैं तो। लेकिन इससे भी संबंधित है, अगर राज्य सरकार चाहे तो यह जो वर्जन है वर्जित किया गया है उन्हें 6 साल से चुनाव लड़ने के लिए उन्हें हटा भी सकती है। मतलब वो वापस चुनाव भी दे सकते हैं अगर राज्य सरकार चाहे तो। ठीक। अब बात करते हैं स्थापन्न सरपंच के बारे में। सपोज किसी कारणवश 5 साल से पूर्व ग्राम पंचायत अगर भंग हो जाए तो जो पंच है वह स्थापन्न सरपंच के रूप में कार्य करेगा, न कि उप सरपंच। अर्थात अगर किसी सरपंच की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और पद खाली हो जाता है तो जो वहाँ पे स्थापन्न या कार्यवाहक सरपंच के रूप में कौन कार्य करने वाला है तो वह है आपका पंच, न कि उप सरपंच। ठीक। वह अपने पंचों के बीच में से एक व्यक्ति को कार्यवाहक सरपंच के रूप में नियुक्त करेंगे जब तक कि अगला सरपंच का उपचुनाव नहीं हो जाता। ठीक। तो इस तरीके से प्रथम सम्मेलन में आपको उप सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिल जाएंगे और जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष आपको मिल जाते हैं। ठीक। तो इन सब व्यक्तियों के नाम के जो प्रकाशन है यह कौन करता है? तो जब ऐसा चुन लिए जाएंगे तो ग्राम स्तर पे जो नाम का प्रकाशन है वह SDO जो होंगे राजस्व विभाग के वह करेंगे। वैसे ही जनपद पंचायत स्तर पे पंचायत संयुक्त संचालक या उप संचालक पंचायत जो होंगे वह निर्वाचित पदाधिकारियों के नाम के प्रकाशन करेंगे। वैसे ही जिला पंचायत स्तर पे कलेक्टर जो होंगे वह जिला पंचायत के पदाधिकारियों के नाम का प्रकाशन करेंगे। आगे चलते हैं। अब देखते हैं गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति किसी भी पंचायत या ग्राम स्तर या जनपद या जिला स्तर पे किसी भी
कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए जो न्यूनतम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है वो उसे हम कहते हैं गणपूर्ति। तो जो ग्राम पंचायत स्तर पे कोई सरपंच के अंतर्गत जितने भी पंच या फिर क्षेत्र आएंगे उसमें उनकी कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या है वह होनी चाहिए आपकी 1/2। अर्थात ग्राम पंचायत के अगर 1/2 पदाधिकारी विद्यमान है तो आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक, वैसे ही जनपद पंचायत स्तर पे जो गणपूर्ति है न्यूनतम आपको चाहिए आपका 1/3। वैसे ही जिला पंचायत स्तर पे 1/3। ठीक, यहाँ याद रखने वाली बात है कि जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जो गणपूर्ति होती है उसमें महिलाओं की गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जैसे हमने ग्राम सभा में देखा था कि ग्राम सभा में अगर ग्राम सभा की गणपूर्ति होती है 1/10 और उसमें से भी जो महिला गणपूर्ति है 1/3 अनिवार्य। अर्थात अगर गणपूर्ति में भी महिला गणपूर्ति अगर नहीं है 1/3 तो कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी। तो महिला गणपूर्ति की अनिवार्यता ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर पे नहीं है। ठीक, वह सिर्फ ग्राम सभा स्तर पे है। तो भाग 4 में हम यहाँ तक कवर करने वाले हैं जिसमें हमने कवर किया धारा 8 से लेके 36 तक। ठीक, क्योंकि अध्याय 3 में 41 तक है तो 36 से लेके 41 तक हम इसको कवर करेंगे भाग 5 में। ठीक, यह है आपका भाग 4। ठीक है, इस अध्याय को हमने 2 भाग में डिवाइड किया। ठीक, क्योंकि भाग 5 में आपका आरक्षण संबंधी भी प्रावधान है और अभी अध्यादेश जारी हुआ है तो इनके बारे में डिटेल में आप अगले भाग में देखेंगे। ठीक, तो उनकी जैसे ही स्थिति क्लियर हो जाती है आरक्षण संबंधी वह हम अपडेट करके आपके इस भाग 5 में उसको कवर करने वाले हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और चलिए फिर मिलते हैं आपको जल्दी भाग 5 में। तब तक ले जय छत्तीसगढ़।